नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू आईएएस ऑप्शनल चैनल। इस चैनल के ऊपर आपको पीएसआईआर ऑप्शनल सब्जेक्ट की एक सीरीज देखने को मिल रही, जिसमें हम विद्वानों के समझने के तरीकों पे बात करते हैं। और मैं हर बार ये बताने का प्रयास करता हूं कि किसी भी विद्वान के अगर परिस्थितियों को आप समझ लें तो आप उस विद्वान के विचारों को समझ सकते हैं। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में सुकरात को समझने का प्रयास, प्लेटो को समझने का प्रयास किया। आज हमारे पास जिस विचारक का नाम हम आज देख रहे हैं पीछे स्क्रीन पे, वो है अरस्तु, एरिस्टोटल। प्राचीन यूनानी विचारकों में से एक, और बुद्धिमत्ता इतनी कि आज भी माना जाता है कि इनकी जो दिमाग की, मस्तिष्क की क्षमता थी, वो आज तक किसी की नहीं हुई। आज भी इनका मस्तिष्क संरक्षित रखा गया है, क्योंकि इस मस्तिष्क का कोई व्यक्ति आज तक उत्पन्न ही नहीं हुआ। लोग विज्ञानों में अलग अलग धाराओं की खोज, अलग अलग विचारधाराओं की खोज, अलग अलग सिद्धांतों की खोज में लगे रहे, अलग अलग सिद्धांतों के सुलझाने में लगे रहे, लेकिन ये व्यक्ति अलग अलग विषयों का जन्मदाता है। अरस्तु के साथ देखेंगे तो आप पाएंगे कि अरस्तु राजनीति विज्ञान के जन्मदाता, तर्कशास्त्र के जन्मदाता, जीव विज्ञान का जन्मदाता, चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस का जन्मदाता, और कई सारी और धाराएं जैसे व्यवहारवाद का जन्मदाता। सीखने के दो ही तरीके आज तक इजाद हुए, इंडक्टिव, डिडक्टिव, अगमनात्मक, निगमनात्मक। ये व्यक्ति अगमनात्मक पद्धति का जन्मदाता है। तो जहां एक व्यक्ति जीव विज्ञान में कुछ उलझनों को सुलझा पा रहा, जहां एक बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक विज्ञान के एक एक थ्योरी को सुलझाने के लिए बड़े विद्वान बन गए, वहां ये व्यक्ति पूरे विषय का जन्मदाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति की बुद्धिमत्ता कितनी रही होगी, इस व्यक्ति के मस्तिष्क की क्षमता कितनी रही होगी, ये कितना दूरदर्शी व्यक्ति रहा होगा। और ये सारी चीजें हुई कैसे होंगी? क्या ये व्यक्ति बैठ के बस चिंतन कर रहा होगा? नहीं, ये व्यक्ति भी अपने जीवन की सामान्य व्यवस्थाओं से जीते हुए इस व्यक्ति ने ये किया। और मैंने कहा कि कोई भी ऐसा विद्वान आज तक नहीं हुआ जो घर में बैठ के बस चिंतन कर रहा हो और सारी परिस्थितियां उसकी ठीक हो। परिस्थितियों का बड़ा योगदान होता है आपको बनाने में। जैसे गांधी के लिए कहा जाता, परिस्थितियों ने गांधी को गांधी बना दिया। गांधी बैठ के वो चिंतन करके उन्होंने अपना सारा विचार नहीं दिया, बल्कि समाज में रहते हुए, परिस्थितियों से लड़ते हुए, परिस्थितियों को पार पाते हुए उन्होंने अपना वो जो ऑरा, अपना जो व्यक्तित्व विकसित किया। ऐसा ही हर किसी के साथ है। अरस्तु एक कुलीन परिवार में पैदा हुए थे। यूनान में ही एक स्थान था स्टेगिरा, जहां पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी पड़ोस के नगर राज्य में राजवैद्य थे। तो राजवैद्य होने के कारण जो चिकित्सा से संबंधित ज्ञान था वो बचपन से इन्हें देखने को मिला। लिहाजा इनका जो इंटरेस्ट था वो बाई बर्थ स्वाभाविक रूप से चिकित्सा शास्त्र में गया। और फिर इन्होंने जब उसे देखने जानने का प्रयास किया तो इनके विचारों से जीव विज्ञान, इनके विचारों से वनस्पति विज्ञान, इनके विचारों से चिकित्सा शास्त्र जैसे विचार आगे बढ़े, जिसको बाद में इन्होंने लिपिबद्ध करके मजबूती से लोगों को ज्ञान के लिए आगे बढ़ा दिया, प्रदर्शित कर दिया। पढ़ने की बड़ी इच्छा थी, जिज्ञासा थी, तो प्राथमिक शिक्षा दीक्षा तो घर पे हुई, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए तात्कालिक समय में प्लेटो ने जो अकादमी खोली थी, उस विश्वविद्यालय की बड़ी कीर्ति थी। तो ये चले गए एथेंस, और एथेंस जाके इन्होंने उस विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, और जल्दी ही अपनी प्रतिभा, अपनी लगन के कारण प्लेटो के प्रिय शिष्यों में से एक बन गए। ख्याति भी आगे बढ़ने लगी, ज्ञान का भी औरा बड़ा था। लिहाजा ऐसा माना जाता था कि जब प्लेटो नहीं रहेंगे तो ऐसी दशा में अकादमी की जिम्मेदारी अरस्तु के कंधों पर आएगी। इसलिए अरस्तु अपने करियर को लेकर भी बहुत स्थिर और बहुत निश्चिंत था। सारा ध्यान पूरी तरीके से केवल और केवल शोध कार्य और ज्ञान प्राप्ति में लगाया करता था। किंतु ऐसा हुआ नहीं।
ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही प्लेटो की मृत्यु होती है तत्पश्चात उनके जो रिलेटिव्स थे उन्होंने पदों को पे अपना कब्जा कर लिया और अरस्तु को अपेक्षा अनुसार कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी गई। इस बात से अरस्तु को बड़ा दुख हुआ। अरस्तु पूरी तरीके से टूट गया और अरस्तु ने एथेंस छोड़ दिया। यहां वहां भटकते रहे स्थायित्व की तलाश में, कुछ बड़ा करने की तलाश में। इसी दौरान एक उनका मित्र बनता है जो एक नगर राज्य का शासक भी था, अपनी बहन से विवाह भी करा देता है और एक रिश्तेदारी के बंधन में बन जाता है और अरस्तु को अपने राज्य में निजी सलाहकार के रूप में, अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त करता है। जहां पर काम करते हुए प्लेटो ने बड़े नजदीक से व्यवहार को देखा, राजनीतिक व्यवहार को देखा, राजनीतिक निर्णयों को देखा और राजनीति की गहन समझ विकसित की। इसी दौरान एक दुर्घटना होती है और एक ईरानी सेनापति के द्वारा इसके मित्र जो हर्मियस है, जो इनका साला भी है, उसकी हत्या कर दी जाती है। इस कारण अरस्तु को वो नगर राज्य छोड़ना पड़ता है, अपना बचाव करना पड़ता है और अपने पत्नी के साथ फिर एक यायावर स्थिति में फिर से जाना होता है। और जब तक आप बैचलर होते हैं तब तक तो कुछ भी, लेकिन जब आप पारिवारिक जीवन जीने लगते हैं तो एक स्थायित्व का बड़ा रोल होता है और अगर वो स्थायित्व जिस कारण टूटे तो फिर वो बड़ी अंदर तक हर्ट करती है। हर्मियस की इस मृत्यु ने, जो उसके साले की मृत्यु थी, अरस्तु बिल्कुल अंदर से टूट गया क्योंकि इमोशनल भी लगाव थे। और आगे चल के हम देखेंगे कि कैसे विचारक ये कहते हैं कि संपत्ति और परिवार दो चीजों को कभी भी टच मत करो, अन्यथा कोई भी व्यक्ति कुछ भी बदल सकता है। आज तक जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए वो संपत्ति और परिवार के कारण ही हुए हैं और वो पश्चिम में ही नहीं, पूरब में भी वही हाल है। आप महाभारत देखिए, महाभारत में भी आपको दो ही चीज दिखेगी, परिवार, परिवार का मतलब पत्नी, और संपत्ति, संपत्ति का मतलब 5 गांव मांग रहे थे। महाभारत, परिवार, रावण ने बदमाशी की, रामायण, बड़े बड़े जो कहानियां आप देखेंगे सब में तो ये व्यक्ति का जो स्वाभाविक लगाव है वो इनके प्रति होता है। तो जैसे उस ईरानी सेनापति ने हत्या की, पूरी तरीके से स्थायित्व अरस्तु का टूट गया और उस स्थायित्व के खत्म होने से अरस्तु बहुत अंदर तक हर्ट हुआ। अरस्तु ने अपने साले के लिए गीत काव्य भी लिखा और उसने मन ही मन ये ठान लिया कि वो इसे उलट के रहेगा और पूरे विश्व का मतलब उस समय होता था यूरोप और पूरब के में जो अरब प्रायद्वीप थे, जहां तक पता था उस समय कि विश्व कहां तक है, तो स्थल मार्ग जहां तक जाता था वहां तक पता था। तो उसका मानना था कि ये जो पूरब में लोग हैं ये यायावरी लोग हैं, ये आतताई लोग हैं, ये राक्षस प्रकृति के लोग हैं और ऐसे दुष्टों राक्षसों पे कब्जा किसी यूरोप के सभ्य लोगों का ही होना चाहिए जैसे भारत में। और ये बिल्कुल अरस्तु कौटिल्य के टाइम का है। और देखिए एक ही स्टोरी एक ही समय पे दोनों तरफ चल रही है। यहाँ पर इसके साले की हत्या हो गई और इसने उसको दिल पे ले लिया और इसने ये मान लिया कि ये पूरा साम्राज्य और पूरे पूरब को ये अपने कंट्रोल में करके रखेगा, इसलिए ये एक ऐसा शिष्य बनाएगा। और इधर इधर चाणक्य की बेइज्जती होती है और वो भी अपनी चुंडी कस लेते हैं और ये मान चलते हैं कि हम भी यहाँ पे एक ऐसा साम्राज्य जो घनानंद का साम्राज्य, इसको समाप्त करेंगे, एक नया शासक बनाएंगे। सोचो जो घटना यूरोप में चल रही है वो घटना भारत में चल रही है और सेम टाइम पे एकदम समय काल दोनों का बराबर है। और जो अरस्तु बन रहा है वही यहाँ कौटिल्य बन रहा है और अरस्तु एक व्यक्ति को तैयार कर रहा है पूरे विश्व विजेता बनने के लिए, कौटिल्य भी एक व्यक्ति को तैयार कर रहा है उस बड़े साम्राज्य का अंत करने के लिए। और यही कारण था कि कौटिल्य ने जो यहां बनाया उस कारण कभी भी सिकंदर यहां तक नहीं आ पाया, बाकी चीजों को सिकंदर ने जीत लिया। कैसे कहानियां जुड़ती हैं, परिस्थितियों को पढ़िए, विचारकों को पढ़ने से ज्ञान नहीं आएगा, विचारकों के विचार पढ़ने से ज्ञान नहीं आएगा। पहले विचारकों की परिस्थितियों को तो समझिए, पहले इंटरेस्ट तो जगाइए। जब तक इंटरेस्ट नहीं जगेगा तब तक विचार कहां समझ में आएंगे। और जब आप
लिंक करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि सारी चीजें ऐसे कैसे खुल के जुड़ रही। इसी समय अरस्तु को एक ऑफर आता है कि इनके पिता जिस राज्य में राज्य वैद्य थे उनके शासक के बच्चे को पढ़ाना है। और चूंकि शासक को भी पता था कि अरस्तु राजनीति की भी शिक्षा ले चुका है और अरस्तु एकेडमी से पढ़ा हुआ है, तो इससे बेहतर व्यक्ति हो नहीं सकता। अरस्तु ने इस बात को, इस ऑफर को एक्सेप्ट किया और चला गया पढ़ाने। और पढ़ाते वक्त उस बच्चे के भीतर अरस्तु ने वो सब डाला जो अरस्तु चाहता था। अरस्तु चाहता था कि कोई ऐसा जो यूरोपियन व्यक्ति है उनका, उसके अंतर्गत ये पूरा विश्व, और पूरे विश्व का मतलब है ये पूरब का विश्व, उनके नियंत्रण में हो, उनके कंट्रोल में हो। नहीं तो इस तरीके की आतताई चीजें होती रहेंगी। स्थायी शांति तभी हो पाएगी जब ऐसे लोग जो सभ्य नहीं हैं, असभ्य हैं, उन पर सभ्य लोगों का कंट्रोल हो। और सिकंदर के मन में डाल दिया कि तुम्हें स्थायी शांति के लिए विश्व विजय करना है। हालांकि आप समझ सकते हैं कि वो इच्छा खुद सिकंदर की नहीं बल्कि किसकी होगी, वो अरस्तु की होगी। और अरस्तु अपना बदला लेना चाहता है, जैसे यहाँ कौटिल्य अपना बदला लेना चाहता है चंद्रगुप्त के माध्यम से, वैसे ही यहाँ पर अरस्तु अपना बदला लेना चाहता है सिकंदर के माध्यम से। और अरस्तु ने वो कर दिखाया, सिकंदर के भीतर जो डाला, और सिकंदर ने फिर उसे अपनाया और विश्व विजय के लिए निकल गया। पूरे यूरोप को जीता। यूरोप के बाद फिर वो पूरब की ओर और बढ़ता है और अरब को जीतते हुए अंततः एशिया माइनर के नीचे तक आता है, अर्थात भारत के निचले हिस्से तक आ जाता है। और यहां से आगे की कहानी आपको सिकंदर के साथ क्या होता है ये पता है, अरस्तु के साथ क्या होता है। सिकंदर की यहां मृत्यु होती है। इसी दौरान जब सभी जगह पे सिकंदर का शासन हो गया तो अरस्तु वापसी करता है, कहां, एथेंस। अपनी स्थिति जहां उसे एक विश्वविद्यालय में एक छोटी सी जिम्मेदारी नहीं दी गई, वहीं सिकंदर के कारण उसने एक नया विश्वविद्यालय शुरू किया, कहां, एथेंस में, जिस विश्वविद्यालय का नाम लाइसियम था। अरस्तु द्वारा जो विश्वविद्यालय शुरू किया गया उस विश्वविद्यालय का नाम लाइसियम था और जिसका नेतृत्व अरस्तु कर रहा था। बड़ी जल्दी ही लाइसियम की बड़ी प्रसिद्धि हो गई, अकादमी से भी ज्यादा प्रसिद्धि लाइसियम की हो गई। लोग दूर दूर से यहाँ पढ़ने आने लगे, लोग दूर दूर से यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आने लगे। व्यवहारिक शिक्षा के नाम पे भीड़ सी लग गई। तो अरस्तु जो चाहता था वो अरस्तु ने करके दिखाया। अकादमी में जो जिम्मेदारी नहीं मिली उससे बड़ा विश्वविद्यालय भी इसने खोल दिया। लेकिन सबका समय एक जैसा नहीं रहता है और हुआ ये अरस्तु के साथ भी। और अंततः सिकंदर की जब मृत्यु होती है तो जितने भी सिकंदर के द्वारा शासित प्रशासित राज्य थे सभी जगहों पे क्रांति शुरू हो जाती है। और ये क्रांति एथेंस में भी होती है क्योंकि एथेंस भी सिकंदर का साम्राज्य था, सिकंदर का गुलाम था। और एथेंस वासी ये मानते थे कि सिकंदर का गुलाम होने के पीछे मूल कारण कौन है, यही व्यक्ति है, अरस्तु। ना अरस्तु होता ना एथेंस गुलाम होता, लिहाजा वो अरस्तु से नाराज थे। और जब ये क्रांति हुई तो अरस्तु को अपना प्राण बचा के भागना पड़ा एथेंस से। और इस तरीके से अरस्तु एक टापू पे जो खाकिल्स नगर के नाम से जाना जाता है, किसी तरीके से प्राण बचा के वहां भाग जाता है। लेकिन अब अरस्तु अचानक से अर्श से फर्श पे आया है और अब अरस्तु से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हालांकि अरस्तु जब एथेंस से निकला था तो उसने ये कहा था कि मैं दोबारा से एथेंस वासियों को अपने खिलाफ, मैं दोबारा से एथेंस वासियों को अपने खिलाफ अपराध करने का मौका नहीं दूंगा। ये वही कथन है जो सुकरात के साथ हुआ। सुकरात को विष पान करा के एथेंस वासियों ने मार दिया था। इस बार अरस्तु कह रहा है कि मैं ये दोबारा गलती नहीं करने दूंगा और वहां से निकल जाता है। हालांकि इन सारी घटनाओं में ऐसा माना जाता है कि वो बहुत अवसाद में चला गया, बड़ा डिप्रेशन में चला गया। हर तरफ उसके लिए सारे रास्ते बंद हो गए और वो जो गीत काव्य उसने अपने साले के लिए रखा था उसे धर्म विरुद्ध माना गया। लिहाजा हर तरफ अरस्तु के लिए कांटे ही कांटे थे और अवसाद में रहते हुए ऐसा माना जाता है कि अरस्तु ने विषपान करके आत्महत्या कर ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। देखिए, ये वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति से बड़ी बुद्धि किसी की हुई नहीं। इस व्यक्ति को अंततः क्या करना हुआ, इस व्यक्ति को अंततः
विषपान करके आत्महत्या करनी हुई, कौटिल्य की अंततः हत्या हुई। तो एक सीख तो मिलती कि बहुत सारी चीजों के बाद अगर आपकी नियत में कहीं पर भी कुछ गड़बड़ है तो बड़ी प्रसिद्धि बड़ी खराब मृत्यु देती है, और वो दोनों के साथ देखने को मिला। इसलिए अरस्तु के जो विचार थे, जो क्रियाकलाप थे, उनमें हमेशा से सद्गुण, नैतिकता, सौहार्द की बात करते हुए देखा जा सकता है। तो इस कहानी को जब आप देख लेंगे और अब आप अरस्तु के विचार को पढ़ेंगे, तो अरस्तु को जब आप कहेंगे कि ये जीव विज्ञान का जन्मदाता है तो आपको बात समझ में आएगी। जब ये चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता है बात समझ में आएगी। जब ये अगमनात्मक पद्धति का जन्मदाता है तब बात समझ में आएगी। जब ये नागरिकता पे विचार करेगा, जब ये संपत्ति पे विचार करेगा, जब ये आदर्श राज्य की बात करेगा, जब नागरिकता की बात करेगा, जब दास प्रथा की बात करेगा, तो इसके यही सिद्धांत हैं। और ये सारे सिद्धांत आपको तब आसानी से समझ में आएंगे कि इसके विचार आखिर ऐसे क्यों हैं। तो मेरा प्रयास था कि हम एक एक विचारक के परिस्थितियों को समझें, और उस परिस्थितियों के माध्यम से फिर जब आप इनके विचारों को समझने जाएंगे तो आपको वाकई में विचार बड़े स्थिर प्रकृति के हो जाएंगे आपके पास, और विचार आसानी से समझ में आने लगेंगे। क्योंकि व्यक्तित्व जो है वो इन्हीं घटनाओं से मिलकर बना हुआ है, और वो व्यक्तित्व उन्हीं घटनाओं को बाहर अभिव्यक्त करता है। तो व्यक्ति को समझेंगे तो विचार समझ में आएगा, व्यक्ति नहीं समझेंगे तो विचार समझ में नहीं आएगा। अरस्तु के विचारों में जब आप देखेंगे तो आपको अरस्तु को का आदर्श राज्य आपको देखना है। देखिए, अरस्तु का न्याय सिद्धांत आपको देखना है, अरस्तु का शिक्षा सिद्धांत आपको देखना है। देखिए, अरस्तु का शिक्षा सिद्धांत आपको देखना है, शिक्षा सिद्धांत, अरस्तु का परिवार और संपत्ति संबंधी विचार, परिवार और संपत्ति संबंधी विचार, आप अरस्तु का सरकार शासन संबंधी विचार देखेंगे। अरस्तु ने क्रांति संबंधी विचार दिया, अरस्तु ने क्रांति संबंधी विचार दिया, अरस्तु ने दासता संबंधी विचार दिया, अरस्तु ने नागरिकता संबंधी विचार दिया। इतने सारे विचार हैं जिन विचारों को आपको PSIR के अंतर्गत अरस्तु के विचारों को पढ़ना होता है। ये सरल हो जाएंगे अरस्तु के व्यक्तित्व को जानने के साथ ही। तो इसी तरीके से अगले क्लास में फिर एक नए व्यक्तित्व के साथ हम लोग आएंगे। और अगर आप PSIR ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं, देखिए, अगर आप PSIR वैकल्पिक विषय का बैच आप अगर लेना चाहते हैं, वैकल्पिक विषय पढ़ना चाहते हैं, तो नया जो बैच है वो नया बैच प्रारंभ हो रहा है। अब स्टडी IQ के ऐप पे जाएं, स्टडी IQ के वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से PSIR हिंदी माध्यम में सर्च कर सकते हैं, और वहाँ से आप बैच जो है परचेज कर सकते हैं। अगर आप PSIR ऑप्शनल बैच में कुछ डिस्काउंट चाहते हैं तो वहाँ पर आप AP लाइव कोड का इस्तेमाल करिएगा तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बैचेस आपके 1 बजे से लेके 4 बजे के बीच में 3 घंटे की क्लासेज होती हैं, जो मंडे टू फ्राइडे होती हैं, और बीच बीच में आपके जो आंसर होते हैं वो भी चेक किए जाते हैं, और लाइव आंसर राइटिंग भी आपको मिलती है। तो जुड़ सकते हैं स्टडी IQ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।